जी प्रियंका, मैंने अभी आपसे पूछा था कि अरुणाचल के केस को साइड किया जा रहा है निबम रबिया जजमेंट को, तो उसमें तो क्लियरली लिखा है जब तक एक ऑथराइज असेंबली का सेशन गवर्नर नहीं बुलाते हैं, उसमें एक बोनाफाइड अगर मोशन नहीं पास होता है, टिल देन ये लोग कुछ भी दलील रख सकते हैं। दे कैन नॉट साइड द अरुणाचल प्रदेश जजमेंट, क्योंकि गवर्नर ने बकायदा समन किया था और बोनाफाइड मोशन हुआ था। यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर ने क्लियरली कहा है एक अननोन ईमेल से ये मोशन पास हुआ है, सो इट हैड टू बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे दलील यही है कि भाई असेंबली नहीं है मोशन में, और ऐसे में स्पीकर के खिलाफ जो मोशन दिया गया है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, प्रियंका कह रही है। ठीक है मुनीश, जल्दी से एक रिएक्शन मुंबई से आपसे ले लेते हैं। संजय, जैसे ही कोई नई दलील या कोई बात आती है आप इशारा कीजिएगा। अभी टेक्निकल ग्लिच वहां पर चल रहा है, थोड़े की देर के लिए मामला रुका हुआ है, लेकिन जल्दी से मुनीश पांडे एक रिएक्शन वहां से। संजय 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 आगे। संजय, अभी जो बात चल रही है उसमें ये कि नीरज किशन कौल ने ये दलील दी है कि अगर स्पीकर को हटाने के फैसले से पहले अयोग्यता घोषित करने को लेकर कुछ कार्यवाही हुई तो ये गंभीर पूर्वाग्रह होगा, ये संविधान के तहत कतई अस्वीकार्य होगा। लिहाजा पहले तो इस पर फैसला हो कि जो डिप्टी स्पीकर को अपने पद से हटाए जाने को लेकर याचिकाएं एप्लीकेशन वहां फाइल की गई हैं, पहले उस पर फैसला हो जाए, सारे विधायक मिलकर उस पर फैसला करें कि जो डिप्टी स्पीकर का अपने पद पर बने रहना है वो सही है या नहीं, उस पर फैसला हो जाए। उसके बाद फिर सर्वसम्मति से जो फैसला हो, बहुमत से जो फैसला हो, उसके बाद आगे ये तय किया जाए कि वो डिप्टी स्पीकर जब पहले अपने आप को स्थायी कर ले उसके बाद फिर फैसला करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अदरवाइज ये कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, असंवैधानिक है, मनमानी है, इससे लोकतंत्र की और संसदीय परंपरा की आत्मा कहीं न कहीं मर जाती है। जान को खतरा वाला मुद्दा और उसकी वजह से सुरक्षा की जो मांग है, इस पर क्या किस तरह से पक्ष रखा गया है? इस पर ये साफ साफ कहा गया है, पक्ष यही जब कोर्ट ने पूछा कि आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इनका ये साफ कहना था कि हमारी जान को खतरा है। हमने अपनी अर्जी में भी लिखा है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं फोन करके, हमारी जान को खतरा है, हमारी संपत्तियां, हमारे घरों पर, हमारे दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो जीने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है। और इस आर्टिकल 32 में कहा गया कि अगर आपके बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और इसी अधिकार के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये सिर्फ कानूनी, ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक मसला नहीं है, राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकारों का मसला है, बुनियादी अधिकारों का मसला है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा हमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटानी पड़ी कि हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, हमें बचाइए और हमारे लिए उपयुक्त आदेश पारित कीजिए। मुनीश, मुंबई से क्या खबर इस वक्त? जी देखिए, जो उद्धव ठाकरे के खेमे से खबर आ रही है, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और उनका जो इस वक्त सबकी नजर एक ही जगह पे है वो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आदेश पारित करेगा या इस मामले में जैसे कि असम की बात हो रही है, संजय बता रहे थे, जितने भी पुराने जजमेंट को साइट किया जा रहा है, कुछ वकील भी जो सीनियर लीडर्स हैं उद्धव ठाकरे कैंप के, उनके साथ में बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं किस दिशा में पूरा का पूरा मामला जा रहा है और आगे उनकी क्या दलील हो सकती है, उसको भी रणनीति बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो उद्धव ठाकरे का खेमा हो, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो, चाहे एकनाथ शिंदे का खेमा हो, सारे जो बड़े नेता हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा। स्पीकर को लेकर जो भी बातचीत चल रही है कि सभी एमएलएस को प्रेजेंट होना चाहिए अगर कोई स्पीकर के रिमूवल का मोशन होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर स्पीकर सरवाइव कर जाता है तो तुरंत जो वकील हैं कॉल, उन्होंने कहा कि अगर वो सरवाइव कर जाते हैं या सरवाइव नहीं करते हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि जो एमएलएस के रिमूवल का मुद्दा है वो वहां पर बड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्पीकर को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे कैंप है उनकी नजर यहीं पे है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाएगा और आगे क्या डायरेक्शन देता है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर जो एकनाथ शिंदे के एमएलए हैं उनको लेकर। ठीक है, क्या सुनवाई वहां पर देख रहे हैं लोग अशोक गुवाहाटी में? इसके बाद मौसमी फौरन आ रही हूं। बिल्कुल अंजना, पूरा मॉनिटर किया जा रहा है एकनाथ शिंदे और उनकी जो यहाँ पे एमएलएज मौजूद है, एक एक पल पल की खबरों पे नजर हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह अंजना, अभी एकनाथ शिंदे और उनके कैंप के वकील ही अपना पक्ष रख रहे हैं, अभी दूसरे पक्ष के वकील चाहे वो शिवसेना के हो, सरकार के हो, डिप्टी स्पीकर के हो, उनका पक्ष अभी आना बाकी है। एक तरफा अभी पॉइंट रखा जा रहा है
जब वो भी अपना दलीलें रखेंगे तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद क्या निर्णय लेता है। लेकिन इतना जरूर है एकनाथ शिंदे और उनका गुट पल पल पे नजर रखे हुए है कि सुप्रीम कोर्ट किस ढंग से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में क्वेश्चन भी कर रहा है कि आप यहाँ क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तमाम चीजों को लेकर सवाल भी बीच बीच में पूछ रहा है। तो वो जो यहाँ एकनाथ शिंदे और उनका गुट एक एक चीज पर नजर बनाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चनिंग की जा रही है, इनके वकील क्या पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। अब दूसरा पक्ष जब शुरू होगा इनका पॉइंट रखने के बाद, तब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश सुनाता है, क्या निर्देश देता है, वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ इसी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर एकनाथ शिंदे और उनके गुट की नजरें हैं और वकीलों से भी लगातार बात की जा रही है। जो दूसरे वकील कुछ तो उनमें इन्वॉल्व हैं, दूसरे वकील भी उनके साथ हैं, उनसे भी बात की जा रही है कि क्या होगा, कैसे हो सकता है, किस दिशा में जाएगा, क्योंकि सबको उत्सुकता बेचैनी है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या है, क्योंकि आगे की रणनीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले पर होगी। दोनों पक्षों की आगे किस ढंग से जाएगा। बिल्कुल।